नमस्कार, मध्य प्रदेश की इस खास डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित झा। ग्वालियर में 28 अगस्त से निवेशकों का मेला लगने जा रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का ये आयोजन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल देशी विदेशी इन्वेस्टर्स ग्वालियर की इस इन्वेस्टर्स समिट में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मोहन सरकार की इन्वेस्टर्स समिट अब तक की सबसे बड़ी और शानदार इन्वेस्टर समिट हो सकती है। खास बात यह है कि ग्वालियर चंबल रीजन की देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों और औद्योगिक इलाकों से बेहतर कनेक्टिविटी है। इसका बड़ा कारण ग्वालियर चंबल रीजन का 7 बड़े रोड कॉरिडोर से जुड़ा होना है। उधर मोहन सरकार का पूरा फोकस रोजगार पर है। उम्मीद की जा रही है कि यदि सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ तो 28,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो देखिए किस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार निवेश आए, इसको लेकर इन्वेस्टर्स समिट की जा रही है। और अब ग्वालियर में बुधवार को निवेशकों का मेला लगने जा रहा है। उद्योगपति उज्जैन और जबलपुर से ज़्यादा दिलचस्पी इसी कॉन्क्लेव में ले रहे हैं। ऐसे माना जा रहा है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव दोनों से बड़ा हो सकता है, क्योंकि देश के 7 बड़े रोड मैप कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजन से होकर या इसके पास से गुजरते हैं। सीएम मोहन यादव को इस समिट से काफी उम्मीदें हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी काफी प्रोग्रेसिव नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस को क्या ऐतराज है, ये भी सुनवाते हैं आपको। सरकार बनी, लगातार औद्योगिकरण की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और खास करके संभाग में जाकर के औद्योगिक निवेश को लेकर के इंडस्ट्री रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं और इसका जो प्रतिसाद मिल रहा है वो बहुत अच्छे से मिल रहा है। पहले उज्जैन, फिर जबलपुर, कल ग्वालियर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है। और जिस प्रकार से अभी तक निवेशकों का और रोजगार की अगर बात करें, बड़ी उत्साहजनक समाचार के साथ ये इंडस्ट्री का एक तरह से यज्ञ देखा जा रहा है। मैं इसके बाद में उम्मीद करूँगा जब सागर और रीवा की होगी और आखिरी फरवरी में हमारी ग्लोबल भोपाल में होने वाली। तो जिस प्रकार से पूरे देश के उद्योगपतियों ने लगातार कई देशों के निवेशक अपने देश के अंदर के उद्योगपति बड़े पैमाने पर निवेश करने आ रहे हैं, यही इसी से जीडीपी में बढ़ावा होगा। मुझे विश्वास है कि कुछ अच्छे निर्णय उस दिन लिए जाएंगे और ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, केवल ग्वालियर के लिए नहीं, संभाग के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं और निर्णय भी होंगी। ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का मतलब होता है कि सारी दुनिया से लोग आए और शिवराज सिंह चौहान जी ने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में आ सकता है कितनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट की जापान। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं तो बेरोजगारी से परेशान है, रोजगार नहीं युवाओं के पास। मध्य प्रदेश का युवा उसको बाहर तो बेंगलोर जाना है या पूना जाना है या विदेश जाना है। ये समिटें काम नहीं करेंगी। पहले तो हमारा ये तंत्र जो लोग आते हैं उनको भगा देता है, जो प्रशासनिक तंत्र है उस पर मजबूत पकड़ करके उनको कहना पड़ेगा कि जो आया है वो जाना नहीं चाहिए। अब आपको ग्वालियर से जुड़े कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं जिसकी विकास की रफ्तार तेज होगी। तो 3 महत्वपूर्ण डायरेक्ट कॉरिडोर है। नॉर्थ साउथ श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच चलने वाला ये कॉरिडोर मुरैना और ग्वालियर से होकर गुजरता है। आगरा मुंबई, आगरा से मुंबई के बीच बना ये कॉरिडोर मुरैना और ग्वालियर से होकर गुजरता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर से पोरबंदर के बीच बना ये कॉरिडोर ग्वालियर संभाग से शिवपुरी जिले से होकर गुजरता है। वहीं ग्वालियर से जुड़े 4 कॉरिडोर के बारे में भी आपको बताते हैं कि क्या कुछ काम चल रहा है जिससे ग्वालियर पूरे देश से जुड़ेगा। तो आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे 82 किलोमीटर दूर एबी रोड से जुड़ा है। साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ग्वालियर से 85 किलोमीटर दूर पर अटल प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो साथ ही आगरा कानपुर एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे से चंबल रीजन को जोड़ने के लिए करीब 82 किलोमीटर दूर एबी रोड तक जाना पड़ेगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ग्वालियर से 500 किलोमीटर दूर कोटा वाया अटल प्रोग्रेस से भी जुड़ता है।
वहीं एक और अहम बात जो आपको जाननी चाहिए कि आखिर इस इंडस्ट्रियल समिट से कैसे रोजगार का रास्ता खुलेगा और कितने इन्वेस्टर्स इस समिट में हिस्सा लेंगे। तो निवेश से रोजगार का रास्ता आएगा। पर्यटन, खाद्य व प्रसंस्करण, फुटवियर, ऑटोमोबाइल, आईटी क्षेत्र में संभावनाएं नजर आ रही है। 27 विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन होगा। इनसे 1420.39 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हैं। तो साथ ही ग्वालियर चंबल क्षेत्र में निवेश से अपार संभावनाएं नजर आ रही है। ग्वालियर की दिल्ली से नजदीकी से कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से बड़ा औद्योगिक निवेश के अवसर खुलेंगे। बड़ी इकाइयों में नहीं बल्कि रोजगार इंडस्ट्रीज में भी निवेश मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार के प्रयास किए जाएंगे। तो ग्वालियर में बुधवार से निवेशकों का मेला लगेगा। खास बात यह है कि उद्योगपतियों की उज्जैन और जबलपुर से ज्यादा दिलचस्पी इसी कॉन्क्लेव में है। ऐसे माना जा रहा है कि यह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव दोनों से बड़ा हो सकता है, क्योंकि देश के 7 बड़े कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजन से होकर या इसके पास से गुजरते हैं। देश के बाकी हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है। वहीं सरकार का फोकस रोजगार पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने कुल 24 प्रस्ताव किए जाएंगे, जिनसे 28,788 रोजगार देने का रोडमैप होगा। तो आपको बता रहे हैं किस प्रकार से रोजगार के अवसर हो, इसको लेकर भी सरकार लगातार प्रयासरत है। ग्वालियर में बुधवार से निवेशकों का तांता लगने वाला है, मेला लगने वाला है। देश भर के और विश्व भर से जो निवेशक हैं वो ग्वालियर पहुंचने वाले हैं। और खास बात यह है कि उद्योगपतियों की जो दिलचस्पी है वो इससे पहले उज्जैन और जबलपुर में जो रीजनल कॉन्क्लेव हुई थी उससे ज्यादा ग्वालियर में नजर आ रही है। तो आपको बता रहे हैं किस प्रकार से देश भर के जो निवेशक हैं और जो दुनिया भर से भी आने वाले हैं वो सभी कहीं ना कहीं ग्वालियर में बुधवार से पहुंचने लगेंगे। और माना यह जा रहा है कि उद्योगपति की जो पसंद है वो ग्वालियर ज़्यादा है। इससे पहले उज्जैन और जबलपुर में भी कॉन्क्लेव हो चुका है, लेकिन उनकी जो पहली पसंद है, आपको लगातार बता रहे हैं किस प्रकार से कॉरिडोर का जो फायदा है वो सीधे ग्वालियर रीजन से होकर गुजरते हैं। इस वजह से ग्वालियर को मिल रहा है। 3 ऐसे कॉरिडोर हैं जो सीधे ग्वालियर रीजन से होकर गुजरते हैं, जिसमें नॉर्थ साउथ है, आगरा मुंबई है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर शामिल है। तो रीजनल कॉन्क्लेव में, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में माना जा रहा है कि देश भर के जो निवेशक हैं वो शामिल होंगे। और कांग्रेस की तरफ से देखिए इस सब को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति भी की जा रही है। पीसी शर्मा आज कह रहे थे कि जितने निवेशक आते हैं उतने चले भी जाते हैं, और जो मध्य प्रदेश का जो युवा है रोजगार के लिए मध्य प्रदेश से बाहर जाता है और बाहर कहीं ना कहीं वो रोजगार की तलाश में जुटता है। तो हमारे साथ बीजेपी से वंदना त्रिपाठी जुड़ रही हैं और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन भी जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश जी, देखिए कांग्रेस की तरफ से राजनीति की जा रही है और बीजेपी जो है वो अभी पूरा फोकस कहीं ना कहीं ग्वालियर में होने वाले रीजनल कॉन्क्लेव पे लगा रही है। तो किस प्रकार की तैयारी की गई है मध्य प्रदेश सरकार से इस रीजनल कॉन्क्लेव के लिए? ब्रिजेश जी।
पिछले 20 सालों में अगर देखें तो शिवराज सिंह चौहान के 4 कार्यकाल में 16.5 साल का जो उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है उसमें 5 इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो चुके हैं, ग्लोबल समिट हो चुकी हैं और ये मध्य प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हुए हैं, क्योंकि इसके बाद ही लगातार मध्य प्रदेश ने तरक्की की है, विकास किया और तेजी से विकास की रफ्तार में देश के अन्य जो विकसित राज्य हैं, विकासशील राज्य हैं, उनसे टक्कर देकर मध्य प्रदेश कई मामलों में आगे निकला है। अगर हम उद्योगों की बात करें तो लगभग 300 इंडस्ट्रियां इन इन्वेस्टर समिट के जरिए जो है मध्य प्रदेश में आई हैं। 1,07,000 करोड़ का निवेश अब तक आ चुका है। 2,40,000 युवाओं को नौकरियां देने का दावा सरकार करती है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल मध्य प्रदेश में रहे हैं। अगर हम इस नए फॉर्मेट की बात करें जिसमें मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरुआत की है इनकी, ये भी काफ़ी उम्दा है। और रीजनल स्तर पर, क्योंकि अब तक ग्लोबल समिट होती रही हैं, लेकिन रीजनल स्तर पर अलग अलग संभागों में ये समिट हो रही हैं। जुलाई में उज्जैन में हुई थी और पिछले महीने अगस्त में जबलपुर में हुई थी। तो अगर इनकी हम बात करें तो रीजनल लेवल पर भी देश के और विदेशी जो फंड्स हैं वो अरेज किए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने, और यही उम्मीद ग्वालियर में भी है। ग्वालियर में 32 विभागों में लगभग जो है प्रमुख सचिवों को ये जिम्मा दिया गया है। उन्होंने जो प्रेजेंटेशन तैयार किया है वो प्रेजेंटेशन कल सुबह 10 बजे से दिया जाएगा। विभाग बार चर्चा होगी और मध्य प्रदेश सरकार उद्योगपतियों को जो जमीन दे रही है, जो रियायतें दे रही हैं, टैक्सेस में रिबेट दे रही है, उसके बारे में भी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। यानी सरकार की तैयारी पूरी है। अब बस इस बात का इंतजार है कि कल उद्योगपति जो आएंगे वो कितना इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में करते हैं और जो टारगेट रखा है ओवरऑल 7 लाख करोड़ का, क्या वो टारगेट मध्य प्रदेश सरकार अचीव कर पाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस से राजकुमार उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, यदि उद्योगपति मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? क्यों पीसी शर्मा को ये कहना पड़ता है कि इन्वेस्टर्स आते हैं और वो फिर मध्य प्रदेश से चले जाते हैं? देखिए, आपत्ति किसी को रोजगार के लिए नहीं है। मध्य प्रदेश में जो युवा है वो किसी पार्टी का, व्यक्ति का नहीं है, वो इस प्रदेश का युवा है, इस प्रदेश का नागरिक है, इस प्रदेश की जनता आवाम है। और अगर उसे कोई रोजगार मिलेगा, पर रोजगार के नाम पे छलावा मिलेगा, ठगा जाएगा और जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो जाता है, दुरुपयोग इसलिए कहेंगे हम क्योंकि इतनी शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने कार्यकाल में इतनी इन्वेस्टर समिट करी, बाहर गए, देश विदेश में गए, उन्होंने उसके बाद भी कितनी इंडस्ट्री ला पाए, दे पाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए आप बेरोजगारी के आंकड़े को, उसके बाद अभी आप डॉक्टर मोहन यादव जी को देख लीजिए कि बीच में बॉम्बे भी गए थे, मुंबई जाकर उन्होंने कहा हम बात कर रहे हैं उद्योगपतियों से। अभी उन्होंने उज्जैन में करी, जबलपुर में करी, अब ग्वालियर कर रहे हैं। तो इनकी अपेक्षा वो इस प्रकार से प्रेजेंटेशन की बात बार बार करके हर बार छलावा करते हैं। आप वंदना जी, बताएंगे कि इसमें राजकुमार जी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कॉन्क्लेव में खर्च तो किए जाते हैं पर उसमें आमदनी कुछ नहीं होती, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ना के बराबर होता है और यहाँ पे इंडस्ट्री भी जो है उस प्रकार से डेवलप नहीं हो पाई जिस प्रकार से कोशिश की गई थी। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आज पहली बार मैं इंडिया हेड से जुड़ी हूँ, सभी का अभिनंदन और बहुत खुशी है कि इंडिया। स्वागत है मैम आपका। आप जब हम रोजगार की बात करते हैं, जो इन्वेस्टर होता है वो सबसे पहले देखता है वहाँ की सड़क, वहाँ पानी की व्यवस्था, बिजली और सुरक्षा। तो अगर हम ग्वालियर की बात करें, क्योंकि और तो इसलिए ग्वालियर की बात, अगर हम सड़क की बात करें तो आपने किस प्रकार से अभी बहुत गई। अगर हम जो हमारा उस माध्यम से ये इंश्योर किया जाता है तो गाँव तक पानी, घर तक जल की व्यवस्था है। तो आपकी आवाज कट रही है। ब्रिजेश जी के पास भी चलते हैं। देखिए ब्रिजेश जी, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि लंबे समय से मध्य प्रदेश में इस प्रकार के कॉन्क्लेव किए जाते हैं लेकिन उस प्रकार से इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई है। देखिए मध्य प्रदेश में जैसा मैंने बताया रोहित के, अभी अगर हम पिछले 5 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें तो 4 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। कांग्रेस की ये बात सही है कि 1,07,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट ही जो है वो आ पाए हैं। बाकी के 2.25 लाख या 3.25 लाख के करीब जो आंकड़ा है अलग अलग सेक्टर्स में,
वो एमओयू अब तक जमीन पर नहीं उतर पाए। हालांकि बातचीत उन पर भी चल रही है, पेंडिंग एमओयू पर, और नए एमओयू और इन्वेस्टर्स पर भी बात चल रही है। सरकार को और ये देखना चाहिए, जो कांग्रेस की डिमांड है या आपत्ति जिसे कहें, कि जो एमओयू साइन होते हैं उसमें ज़्यादातर रेशियो जो है वो सक्सेसफुल होना चाहिए। हालांकि 100% रेशियो नहीं होता है कभी भी ग्लोबल समिट्स होती हैं तो, लेकिन कम से कम 60-70% जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो, वो इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में आए, इन्वेस्ट करें और युवाओं को रोजगार दें। ये एक चुनौतीपूर्ण काम मध्य प्रदेश में है और वो सरकार को देखना चाहिए कि इस वाले जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी में होने वाला है उसमें जितने एमओयू साइन हो रहे हैं वो जमीन पर भी उतरे। ठीक है, हमारे साथ में वंदना जी एक बार फिर से जुड़ गई है। वंदना जी, देखिए सरकार के सामने चैलेंज तो है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है और इसको किस प्रकार से पूरी की जाएगी? के लिए ही हम इन रीजनल नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने ये कोशिश करी है कि जिस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स तक पहुंचे। आपने देखा किस प्रकार वो हैदराबाद भी गए थे, मुंबई, कोयम्बटूर गए थे, मुंबई गए थे, बेंगलुरु गए थे, उद्योगपतियों से 1-to-1 बातचीत उन्होंने करी है। देखिए, एक जमाना कांग्रेस के समय में उद्योग नीति माइनस में हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी ने इसे 22% लाकर खड़ा कर दिया है। तो रोजगार तो हमने जनरेट किए हैं, इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ हुए हैं। शिवराज जी ने 5 इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स कराए थे, जिनसे 300 के आसपास इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आई हैं। और अभी भी जो हमारे यहाँ कॉन्क्लेव हुए हैं उनके माध्यम से 7 से 8 विदेशी कंपनियों ने हमारे राज्य में इन्वेस्ट करने का मन बनाया है। साथ ही साथ ऐसे ने भिंड में अपना प्रोजेक्ट लगाने की बात करी है। और इन सब चीजों को बहुत सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए कलेक्टरों को ये आदेश दिए गए हैं कि जो भी इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उन्हें हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जाए। और उसके लिए हमने उसे सिंगल विंडो सिस्टम में डाला है। कलेक्टर खुद इस बात की पुष्टि करेंगे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ अगर हो रहा है, कोई भी इन्वेस्टर आ रहा है, कोई उद्योग लग रहा है, उन्हें अगर खेती कोई तो उसका स्वयं देंगे। अब अगर हम शिवराज जी के जमाने की बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश कृषि जाना जाता है। हम जब हमें कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी तो 5 हेक्टेयर हमारा उत्पादन था, जो आज हमने 65 लाख तक लाने की कोशिश करी है। तो देखिए, जब हम जिस प्रकार से हम मध्य प्रदेश को विकास की पटरी पर आगे ले जा रहे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी पर जब कांग्रेस लगाती है तो पहले तो मुझे ये बता दें कि हम तो उद्योग, व्यापार और व्यवसाय में अंतर नहीं करते, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इनने क्या कराए, ये हमेशा इवेंट्स कराते थे, जैसे कि आईफा अवार्ड। अब बताइए, आईफा अवार्ड कराने का क्या फायदा हुआ? इन्होंने क्या किया, उद्योगपतियों को यहाँ बुलाया और उनसे चंदा लिया। लेकिन हम उद्योगपतियों को यहाँ बुला रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करिए, यहाँ पे प्लांट लगाइए, यहाँ पे इंडस्ट्रीज ओपन करिए। और ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे युवाओं को, हमारे क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिले। राजकुमार जी, देखिए, बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा रही है, ये कह रही है कि जब आपकी सरकार आती है तो आप कहीं ना कहीं केवल उद्योगपतियों से चंदा लेते हैं, जबकि ये इन्वेस्टमेंट की बात कह रही है। देखिए, कमलनाथ जी ने जो छिंदवाड़ा में किया है, जो उद्योगपति जितने हैं या जितने इंडस्ट्री उन्होंने वहां लाए हैं या जितने प्रोजेक्ट लाए हैं, उसके हिसाब से उस क्षेत्र की विकास की गति देखिए, वहां के रोजगार देखिए, वहां युवाओं को, महिलाओं को, परिवारों को रोजगार मिला है। अब तो ये बताइए कि डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह जी की तर्ज पे ये बताइए, युवाओं को चल के अंबानी और अडानी को कितना प्रोजेक्ट दे रहे हैं। पहले तो देखिए ये किसको चलेंगे ये पता लग जाएगा। पता चले कि आधे से ज्यादा जमीन आवंटन अडानी को दे दी। तो छोटे उद्योग, जब आप कहते हैं कि हम छोटे लोगों को उद्योग देना चाहते हैं, आप क्यों छोटे लोगों को उद्योग नहीं देना चाहते? आप बात करते हैं आईफा अवार्ड की, और नहीं, आईफा अवार्ड का मामला अलग है और इंडस्ट्री की आप जब बात कर रहे हैं ग्लोबल समिट, शिवराज सिंह, देखिए वंदना जी, मैंने भी धैर्य से सुना, वंदना जी धैर्य से सुनिए कि आईफा अवार्ड अलग है, ग्लोबल समिट अलग है, इंडस्ट्रियल इंक्लेव अलग है। आप खुद देख लीजिए कितनी एमओयू साइन करते हैं, अभी पता चलेगा, इसमें हमको पता लग जाएगा कि कितनी अडानी को भूमि आप आवंटन कर रहे हैं, कौन सा उसका प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। आप तो कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को यहाँ का हक देके उनको जमीन देंगे,
ये हम खुल के समझ आ रहा है हम लोगों को, और वो हक मार रहे हैं अब यहाँ के युवाओं का। इन्वेस्टमेंट करते भी हैं। और आपको एक बात पता होना चाहिए राजकुमार जी, देखिए आपकी सरकार जब थी तो आपकी तरफ से क्या कोशिश की गई थी इन्वेस्टमेंट को लेके, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना सर, कि जब बीच में आपकी सरकार आती है फिर चाहे वो कम समय के लिए ही हो, लेकिन कोशिश क्या की गई थी इन्वेस्टमेंट को लेके कि मध्य प्रदेश 11 में महीने में इन्वेस्टमेंट है? कमलनाथ जी 16 महीने में 11 महीने सरकार रही, 2 बार आचार संहिता रही, और कमलनाथ जी जब इस चीज को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे तो इतना भीषण कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार बनाने में प्रयासरत थे। एक एक करके वंदना जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनने की आदत नहीं, सुनने की वो डालिए, सुनने की आदत डालिए, तो सुनने की आदत डालिए। ये आपके देश के नेता भी सुनने की आदत नहीं डालते, प्रदेश के नेता भी नहीं डालते, और वो ये स्थिति आपकी भी हो रही है। सुनने की आदत डालिए और उसका जवाब दीजिए। ठीक है वंदना जी, देखिए ये तो कह रहे हैं कि हम बहुत कम समय के लिए रहे थे, 11 मंत्री के लिए रहे थे, उसमें बीच में आचार संहिता लग गया था जिस वजह से विकास कार्य कर नहीं पाए थे और इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आ पाए थे। वंदना जी, देखिए भाजपा की सरकार पिछले 20 सालों से है, उससे पहले मध्य प्रदेश की किसकी सरकार और किसने मध्य प्रदेश को अंधेरे में ढकेल दिया था। आज यही वही मध्य प्रदेश आज देखिए किस प्रकार सतत विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। ये वही मध्य प्रदेश है जो एक जमाने में बीमारी राज्य कहलाता था। आज मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखिए, मध्य प्रदेश में आप चाहे मेडिकल कॉलेजेस देख लीजिए, चाहे एजुकेशन के मामले में एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य है। घोटालों की भी बात कर लीजिए वंदना जी, नर्सिंग घोटाला, वेपम घोटाला, इतने सारे घोटाले हो रहे हैं। नहीं, आप भी बीच में यही बोल रहे हैं ना कि उसने घोटालों की भी बात कर लीजिए। राजकुमार जी सुन लेते हैं। देखिए ये वही मध्य प्रदेश है, और अगर हम क्योंकि कल ग्वालियर की बात हो रही है तो वही ग्वालियर है, वही मध्य प्रदेश है। उस ग्वालियर चंबल में एक समय में डकैतों की बंदूक की गोली चलती थी, आज वहां पर विकास की बात हो रही है। तो देखिए ग्वालियर को हमने कितना बदला है। शिवराज जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं हमने सफाया कर दिया है डकैतों का, और हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि 2026 तक हम नक्सलवाद को भी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो देखिए विकास के लिए जरूरी, जिस भी प्रदेश में विकास हो रहा है वहाँ सुरक्षा सबसे जरूरी चीज है, और मध्य प्रदेश सुरक्षा के मामले में बहुत आगे है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, जिस प्रकार से हमारे यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो भी आरोपी होते हैं उन पर जिस प्रकार से बुलडोजर एक्शन किया जाता है। विजय जी देखिए, वंदना जी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम वो एक सेफ माहौल दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को, ताकि वो मध्य प्रदेश में यदि आते हैं तो उनको एक पूरा प्रॉपर सेफ माहौल मिलेगा, किसी प्रकार की यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं है। तो क्या ये काफी है कि केवल सेफ माहौल मिलने से इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे? देखिए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए दो तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट को ट्रीट करना होता है, एक प्री ट्रीटमेंट और एक पोस्ट ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर है, यहाँ पर ज़मीनें भी चिन्हित की गई हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, नए नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, और लगातार सरकार ये दावा करती है कि हम ज़मीन तो मुफ्त में देंगे ही, बाकी टैक्सेस में रिबेट देकर बिजली, पानी और सड़क तमाम चीज़ों की व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। लेकिन पोस्ट ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और वंदना जी ये स्वीकार करेंगी कि शायद एमओयू तो जो हुए हैं उसमें पूरी संख्या में एमओयू जो है वो इंडस्ट्री के रूप में नहीं बदल पाए हैं। इसकी एक बड़ी वजह पोस्ट ट्रीटमेंट है, और यही जो स्तर है एमओयू के बाद की जो प्रोसेस है वो सुधारने की ज़रूरत है, ताकि इन्वेस्टमेंट जो आते हैं उतनी ही सरलता से वो इंडस्ट्री भी लगा पाएँ और उतनी ही सरलता से उद्योग लगाकर लोगों को रोजगार भी दे पाएँ। वंदना जी देखिए, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि पोस्ट ट्रीटमेंट जो है वो भी बहुत जरूरी है, और सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना होगा ताकि जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो मध्य प्रदेश की तरफ आए। 2005 से लगातार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इस तरह के कॉन्क्लेव किए जा रहे हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा जो दिखना चाहिए था वो मध्य प्रदेश में अभी भी दिख नहीं रहा है। वंदना जी देखिए बिल्कुल जैसा जितेश जी ने कहा, बिल्कुल हम ये कोशिश करेंगे। और देखिए सड़क, पानी, बिजली, सुरक्षा और जमीन हमारे यहाँ है। हमारा मध्य प्रदेश संसाधन संपन्न राज्य है, किसी भी संसाधन की कोई कमी नहीं है। अगर पोस्ट ट्रीटमेंट की बात करें, विजय जी जैसे कह रहे हैं, तो बिल्कुल जिस प्रकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं जाकर एक
पर्सनल इंटीमेसी का और कोजीनेस का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उद्योगपतियों से जाकर 1-to-1 कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमें बेनिफिट करेगा। उसके अलावा जिस प्रकार से हमारे जो कलेक्टर्स हैं उन्हें ये जो आदेश दिया गया है कि जो भी हमारे यहाँ व्यवसायी आएंगे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए और सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। मुझे लगता है ये एक मील का पत्थर साबित होगा जब हमारे जिला के प्रशासनिक अधिकारी और ये सब इसमें इतनी रुचि लेंगे और इस प्रकार से किसी भी प्रकार की उनको अव्यवस्था नहीं होगी, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और ज्यादा से ज्यादा उद्योगपतियों को हम अट्रैक्ट करेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं मैं अपने प्रदेश के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका भी अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने जाकर प्रत्येक उद्योगपतियों से जाकर प्रत्येक जगह पर उद्योगपतियों से जाकर बैठकें करी, 1-to-1 करी और मध्य प्रदेश में जो भी चीजें, जो भी संसाधन है, जो भी रीजनल अच्छी चीजें हैं, जो भी चीजें जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, छोटी बड़ी चीजें जाकर प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया है, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और देखिए, जब कई बार कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठाती है कि मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट जाकर उद्योगपतियों से क्यों मिल रहे हैं, तो देखिए जब कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करती है, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज या सॉफ्टवेयर कंपनी, जिस तरह से इंदौर में आईटी पार्क है, तो वो लोग हमेशा उनसे हमें डायरेक्ट संपर्क करना पड़ता है, डायरेक्ट उन्हें हमें जाकर बताना होता है कि हमारे राज्य में ऐसा क्या है जिससे वो आकर इन्वेस्टमेंट करें। राजकुमार जी, देखिए, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये लगातार इन्वेस्टमेंट को लेकर भी कोशिश कर रही है और रोजगार मिले युवाओं को इसको लेकर भी कोशिश कर रही है। फिर पीसी शर्मा को ये क्यों कहना पड़ता है कि जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उन्हें बाहर जाना पड़ता है? एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी मैं। मैम, पहले सुन लेते हैं, राजकुमार जी को सुन लेते, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। बिल्कुल, हम इन्वेस्टमेंट कराने के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए बिल्कुल हम भी सहमत है, अच्छी बात है, क्योंकि रोजगार हमारे प्रदेश के लोगों को, नौजवानों को मिलेगा। पर हम ये कह रहे हैं कि जब आप कहते हैं घरेलू उत्पादों को बढ़ावा, ठीक है, तो आप घरेलू यानी हमारे प्रदेश के लोग ही उसको घरेलू सकल उत्पाद में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्यों उनको सबल नहीं बना पा रहे हैं आप? क्यों बाहर से लोगों को प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है आपको? क्यों आपने पहले के एमओयू इतने साइन किए उनको धरातल पे नहीं उतार पाए? क्यों आपके आज भी कई प्रोजेक्ट, कई करोड़ों रुपए के आज भी आपके कई प्रोजेक्ट जो साइन होने के बाद चालू नहीं हो पाए? जमीनें चली गई है, जमीनें आपने बहुत एकड़ों में दे चुके हैं कंपनियों को, लेकिन कंपनी धरातल पर नहीं है। आप या तो फॉर्मली वहाँ वो आदमी लगे हुए, आप वहाँ पता करिए कितने रोजगार मिल पाए लोगों को। तो ये बहुत बड़ी, और जहां तक बात कर रहे हैं सुरक्षा की, तो अपराध कितने बढ़ रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में, ये खुद देख लीजिए। उनका मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है उज्जैन, आपने उज्जैन में भी पिछले बार से लगातार देख रहे हैं, लगातार घटनाएं अपराध की बार बार सामने आ रही, जिसके कारण मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी सड़क पे और हमारे नेता प्रतिपक्ष सदन में इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। तो इन पर ये बार बार ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, इनसे जवाब मांग रहे हैं कि आप इन्वेस्टर समिट करने के लिए ये मुद्दों को कैसे लाएंगे? लगातार कांग्रेस की तरफ से हमला किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि वो लगातार रोजगार को लाने की कोशिश कर रही है और इन्वेस्टमेंट को लाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिजेश जी, देखिए, विपक्ष को भी जो सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है, इस तरह की कॉन्क्लेव को करके उसको स्वागत किया जाना चाहिए और इस पर टीका टिप्पणी से बचना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए, किसी भी राज्य की जो अर्थव्यवस्था होती है वो विकास और निवेश के समन्वय पर डिपेंड करती है कि आपने उसका किस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया है। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो सालाना बजट है 3 लाख करोड़ का, उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश की सरकार पर कर्ज है। अभी हाल ही में 5,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा है मध्य प्रदेश सरकार को। तो जो विकास है और जो निवेश है, निवेश कम आ रहा है, विकास करना है, क्योंकि क्षेत्रफल आपके पास बड़ा है, आबादी आपकी ज़्यादा है, 9 करोड़ के आसपास है। ऐसे में ज़रूरत और चुनौती इसी बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ताकि कर्ज ना लेकर कमाई से ही सरकार जो है वो प्रदेश का विकास कर सके। और सबसे बड़ी चुनौती मोहन यादव के सामने है। हालांकि जैसा वंदना जी ने कहा, एक नया फॉर्मूला जरूर निकाला है कि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जिससे अलग अलग क्षेत्रों के क्षेत्रवार विकास हो सकेंगे और मध्य प्रदेश का ओवरऑल विकास के लिए ग्लोबल समिट की जाएगी। ये फॉर्मूला बहुत उम्दा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि इसकी सफलता कितनी सरकार को मिल पाती है, इस पर डिपेंड करता है कि ग्लोबल समिट सफल है या नहीं। ठीक है,
वंदना जी, आखिरी कमेंट छोटा रखिएगा, आप जो जवाब दे रही थी वो दीजिएगा, साथ ही कितना फायदा मध्य प्रदेश को इस कॉन्क्लेव से मिलने वाला है, जवाब छोटा रखिएगा। देखिए, इंदौर के बारे में मैं आपको बता कि इंदौर में जितनी एमएलसी है किसी ने भी आज विड्रॉ किया और वो वहाँ का जो मैन पावर है वो 30% बढ़ा है। मैं आपको ऑफिशियल आंकड़ा बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं हमने जो कंपनी को बुलाया, आज वो कंपनी मध्य प्रदेश में पनप रहे हैं, ग्रोथ कर रही है, 30% मैन पावर बढ़ा है, और जब मैन पावर बढ़ा है तो रोजगार भी बढ़ा है। और रही बात रीजनल कॉम्प्लेक्स की, एक छोटा सा एग्जाम्पल है पन्ना का हीरा। आज पन्ना का हीरा पूरे विश्व में विख्यात है, उसका कारण है कि इसे हमने एडवर्टाइज और ब्रांड इस तरीके से किया है। तो यही कोशिश है हमारी रीजनल इंडस्ट्री कोर्ट कॉन्क्लेव के माध्यम से, तो छोटी से छोटी चीज रीजन की जो लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रही है, जो बात लोगों के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में नहीं पहुंच पा रही है। हमारे यहाँ संसाधन भी है, हमारे यहाँ एक कलाकार भी है, हमारे यहाँ एक उद्योग लगाने के साधन भी है, हमारे यहाँ खेती किसानी भी है, हमारे यहाँ क्या नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ है। बस कोशिश ये है। वंदना जी, हमारे पास में समय की कमी है, तो वंदना जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए शुक्रिया, और साथ ही ब्रिजेश जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में लगातार इस प्रकार के कॉन्क्लेव किए जा रहे हैं, और साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अलावा रीजनल इन्वेस्टर समिट भी किया जा रहा है, और सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे विकसित हो, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक निवेश जो है वो भी आए, और साथ ही जो बड़ी इकाई है उसके अलावा जो रोजगार की जो इंडस्ट्री है वो भी डेवलप हो, ताकि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सके, और साथ ही स्थानीय लोगों को खासकर ज़्यादा रोजगार मिल सके। तो मेरे साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया हिट। धन्यवाद।